Hey everyone, how are you guys doing बच्चों? Wishing you all a very very happy Diwali and a very happy Govardhan Puja. ठीक है बच्चों? So देखो ऐसा है कि ये I know that this video isn't live but it's okay. I can get your energies. Don't worry at all. ये एक ऐसा टॉपिक था जो बहुत बेसिक सा था, ओके? तो इसको लिया जा सकता था एज अ प्रीमियर वीडियो, ठीक है? सिंस काफ़ी थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ओके? वी विल बी डिस्कसिंग अ लिटिल बिट अबाउट जीन, जो पार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है अलग से, है ना? सो बेटा ज़्यादा टेंशन नहीं करना कि मैम कैसे क्या है, कोई भी इशू हो आप इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, आई विल सी टू इट, डोंट वरी, ओके? सो आज अपन लोग वो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। ऑलराइट बच्चों, सो यस, दोज हु डोंट नो अबाउट मी, दिस इज डॉक्टर गीत, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चे लोग, आई हैव क्वालिफाइड नीट पीजी, AIPMT, UG, and yes, I've always been a scholar in biology, a distinction holder, and yes, I'm been working as a COVID doctor, and finally मुझे ऑलमोस्ट अब 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को गाइड करते हुए, ठीक है, काउंसिल करते हुए, पढ़ाते हुए बायोलॉजी, ओके? मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड फुल ऑन फुल बिकॉज द वे विच आई हैव ऑलवेज आई मीन लाइक जैसे मैंने खुद हमेशा पढ़ाई की है वैसे ही मैंने हमेशा सोचा है कि यार तुमको भी पढ़ाओ, एंड दैट इज rather than bugging up हर चीज को, हर चीज को मग अप करना, उससे बेटर होता है कि हम उसको फील करते हुए चले, है ना, समझते हुए चले बच्चों, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है सब कुछ, ठीक है? तो आ जाओ, इसी के साथ फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू बी वेरी अटेंटिव इन दिस सेशन। ये नहीं सोचना कि मैम लाइव नहीं है तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो बेटा उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि मैं अब लाइव सेशन में तुमसे पूछूंगी किस किसने अटेंड किया, ठीक है? जितने बच्चे सिंसियरली इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस मैम आई हैव डन, ओके? सो दैट आई विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, माई मिनियंस आर गोइंग फाइन, है ना? इवन इफ मैम इज ऑनलाइन और लाइव और नॉट डजंट मैटर, बट यू गाइज आर सिंसियर। ऑलराइट बच्चों, चलो बेटा, जीन के बारे में अपन वैसे भी जेनेटिक्स के टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, है ना? जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन क्या होता है? कुछ नहीं है भाई, अभी अपन डीएनए के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है? ऐसे डीएनए के बारे में हमने बात किया, राइट, है ना? डीएनए के बारे में हमने बात किया जब, तो उसके बाद क्या है, ठीक है, उसमें से अगर मैं इतना पार्ट ले लूं इस डीएनए का तो हम उसको जीन कह देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? इतना स्ट्रेस नहीं लेना, जीन्स आर अ पार्ट ऑफ डीएनए ओनली, दैट्स इट, ओके? इसमें से क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगे वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, डोंट वरी। ऑलराइट, चलो तो शुरू कर लेते हैं इसी बात के साथ, आ जाओ। The term gene was introduced by Johansen in 1909। बेटा ये क्वेश्चन आपका नीट में भी पूछा जा चुका है, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीन खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यू शुड बी नोइंग दैट जीन किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये जो टर्म आया था ये ध्यान रखना, जोहानसन इन 1909। प्रायर टू हिम मेंडल यूज द वर्ड फैक्टर, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? फैक्टर 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 करते रहे हमारे मेंडल साहब की, हाँ भाई फैक्टर फैक्टर होते हैं कुछ कुछ, बाद में जाके ये चीज और डिस्कवर हुई कि बेसिकली फैक्टर नहीं है, वो जीन होते हैं, फैक्टर्स को जीन नाम दे दिया गया, थोड़ा ऑथेंटिक साउंड करता है ये, है ना? उसके बाद फैक्टर नाम देने के बाद भाई बहुत सारी और डिस्कवरीज हो गई जो हमने देख लिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा सटन एंड बर्बरी ने जो दिया, है ना? क्या क्या देखा बच्चों कि नहीं एग्जैक्टली क्रोमोसोम जो होते हैं वो आगे जाते हैं। सो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी जेनेटिक्स में कवर कर चुके हैं, ये उसी का एक पार्ट है ना? जीन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में आगे जाके क्या क्या हाइपोथेसिस आई, ठीक है? क्योंकि भैया अभी हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं वो डीएनए का काम होता है बेसिकली। तो डीएनए में ऐसा हो क्या रहा है वो हमने देखा सेंट्रल डोग्मा में कि भाई डीएनए से पहले आरएनए बन रहा है, आरएनए से उसके बाद क्या बन रहा है बच्चों, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है? चलो आ जाओ, तो उसके बाद क्या था, Johansen has defined gene as an elementary unit of inheritance which can be assigned to a particular trait। Remember, हम कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि एक जीन को आप किससे असाइन कर सकते हो, यू कैन असाइन इट टू अ पर्टिकुलर ट्रेट, एज इन लाइक हाइट की बात कर ली तो टॉल एंड शॉर्ट, कलर की बात कर लिया तो डार्क या लाइट, इस प्रकार से, ठीक है? नेक्स्ट, जीन। बच्चों देखो ये टॉपिक ऐसा है जो हम लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपन को इसको सिर्फ ब्रश अप करना है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें, ये इंट्रोडक्शन तो अपन लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है? और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुमको बताते चले जाऊंगी, ठीक है? चलो, जीन। मॉर्गन्स वर्क सजेस्टेड दैट जीन टू बी द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। देखो टीएच मॉर्गन जो थे उन्होंने क्या बोला, जीन होता है वो शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है क्रोमोसोम का। देखो
उस समय भी बेटा डीएनए के ऊपर जंग छिड़ी हुई थी, है ना। जैसे एक्सपेरिमेंट्स आए, राइट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने पढ़े हैं, राइट, हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े हैं। उस समय जंग सी छिड़ी हुई थी कि यार एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या तुम्हारा डीएनए है या क्रोमोसोम है, क्या चल क्या रहा है, मतलब बहुत सारी उस समय उथल पुथल थी। वो बोलते हैं ना बच्चों, कोई भी चीज न्यूली डिस्कवर होती है तो भाई उसके 100 तरीके के स्पेकुलेशंस लगाए जाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर कोई अपनी ही बात प्रूव करने में लगा हुआ होता है कि नहीं, ठीक है। So that is what I'm saying. So Morgan's work suggested gene to be the shortest segment of chromosome. Morgan ने बोला कि जीन जो होता है वो क्रोमोसोम का शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है और वो क्या क्या कर सकता है, which can be separated through crossing over. Crossing over एक essential part होता है बच्चों, जो मायोसिस के समय पर होता है, मायोटिक डिवीजन के समय पर, गैमीटोजेनेसिस के समय पर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। उसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही तो वेरिएशंस आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है ना। कोई भी दो क्रोमोसोम्स अगर क्रॉस ओवर कर रहे हैं तो उनका क्या हो रहा है, उनके जीन्स इंटरचेंज हो रहे हैं, कुछ एक्सचेंज हो रहे हैं, कुछ कुछ नया बन रहा है, तो वेरिएशन आ रहा है ना बेटा, ठीक है। नाउ कैन अंडरगो म्यूटेशंस, रिमेंबर म्यूटेशंस हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। और अगर म्यूटेशंस नहीं आएंगे बच्चों तो हम एक डेवलप्ड जनरेशन की तरफ कैसे जाएंगे। अभी अगर हम अपनी पुरातन जमाने की चीजों को यहाँ पे अगर कंबाइन करें तो वहां से लेकर यहां तक एक ह्यूमन बीइंग में अगर हम होमो सेपियंस की स्पेशली बात करें तो बहुत सारे म्यूटेशंस आए हैं जिससे आज हमने थोड़ा सा एक डेवलप्ड बीइंग अपने अंदर पाया है। आज का जो होमो सेपियन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब तो हम होमो सेपियंस सेपियंस कहलाने लग गए, ठीक है। Influence expression of one or more traits, right? So these three are the points which we already know. आगे चलते हैं। प्रेजेंटली जीन को क्या डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पुराने जमाने से बहुत सारी चीजें आई भाई, जीन को लेकर आई, क्रोमोसोम को लेकर आई, डीएनए को लेकर आई। अब क्या बोला जाता है, जीन जो होता है दैट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंपोज्ड ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक सेगमेंट ही होता है जीन या क्रोमोसोम। भाई क्रोमोसोम खुद भी तो डीएनए का ही बना है कि नहीं बच्चों। हमने पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का डिस्कस कर लिया था, अगर किसी ने मिस किया है तो बेटा इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना देयर इज अ लिंक टू माय प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर आपको बहुत बहुत बेसिक से पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आई हैव कवर्ड अप एवरीथिंग, यू नीड नॉट टू वरी, जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड लुक फॉर ऑल दोज लेक्चर्स, है ना, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कस किया गया है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, सो इतना एफर्ट कर लेना यार, ठीक है। चलो, सिचुएटेड एट अ स्पेसिफिक लोकस, यानी कि जीन का लोकस। लोकस क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर प्लेस जिसपे आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, ठीक है। जैसे एक मल्टी होती है, स्टोरी होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, ठीक है। उसमें हर एक फ्लोर पर कुछ 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 क्या होते हैं, फ्लैट्स बने हुए होते हैं ना, ठीक है, या रूम्स बने हुए होते हैं। तो सिमिलरली क्रोमोसोम में भी जो होता है, पूरे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डीएनए पे जहां अलग अलग जगह जीन्स प्रेजेंट हैं, उनको उसका घर बना के लोकस कह दिया है बस, ठीक है, कि हाँ भैया यहाँ पे फलाना जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे फलाना जीन प्रेजेंट है, दैट्स इट, ठीक है। इट कैरीज कोडेड इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैन अंडरगो क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन। भाई हर एक जीन जो होता है उसके पास एक अलग कोड होता है, ठीक है। बच्चों जो अपन ने ये पढ़ा है ना, अमीनो एसिड्स के अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग ट्रिपलेट्स बन के अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, तो ये अमीनो एसिड्स ही तो आगे जाके क्या बनाते हैं बच्चे, प्रोटीन बनाते हैं, राइट। और यही प्रोटीन हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ना, और उसी से तो हमारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, राइट। तो वही चीज इसमें यहाँ बताई हुई है। आज आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बच्चों कि एग्जैक्टली जीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंस बच्चों दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, है ना। जीन्स से ही हमारे आगे क्या बन रहे, प्रोटीन बन रहे हैं, और उसी प्रोटीन की वजह से आपका पूरा का पूरा क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो कि उन प्रोटीन से हम लोग को मिल पा रहे हैं। तो इन जीन्स के बेसिकली ऐसे क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, समझते हुए चलो। आई नो कि ये पॉइंट्स बहुत इजी लगते हैं हमको, पर बेटा जितना समझते हुए, है ना, जितना फील लेके इनको पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होता है। आ जाओ बेटा, स्टार्टिंग कर लेते हैं फटाफट से, है ना। क्या है, रेप्लिकेशन। भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा, रेप्लिकेशन ही तो हमारा कोर है ना।
हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कोर, इजंट इट? उसमें भी अगर कोर की हम बात करते हैं तो दैट इज योर जीन। सो उसका रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। एंड यस, ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन होना, उसमें क्रॉसिंग ओवर होना, यानी कि उसको वल्नरेबल होना पड़ता है कि भैया क्रॉसिंग ओवर हो गई तो फिर तुमको कैसे मैनेज करना है, कैसे वेरिएशंस आने हैं उस चीज में, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए जेनेटिक मटेरियल, नहीं मुझे हिलना ही नहीं है, मुझे अपनी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। यस, द जेनेटिक मटेरियल हैज टू बी शफल वाला पार्ट होना चाहिए उसमें, कि हाँ भाई ठीक है, कुछ अगर मिक्सिंग मैचिंग हो जाए तो हाँ उसके अकॉर्डिंग उसकी जो जनरल बेसिक स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ ना हो, लेकिन यस इट शुड बी वेरी मच इनटू वेरिएशन वाला पार्ट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम सभी के सभी एक जैसे हो जाएंगे ना बच्चों, है ना? ना तो डिजीज से रिलेटेड कोई रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जैसे कि अभी डॉक्टर्स ने नया नया जो पाया है वो ये पाया है कि भाई अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें ऑलरेडी कोरोना को लेकर, कोविड-19 जो वायरस है उसको लेकर ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप होते हुए आ रही है। तो दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, वेरिएशन, म्यूटेशन, है ना? तो इस प्रकार से दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तीसरा, म्यूटेशन, जो मैंने अभी बात किया, भैया उसको म्यूटेशन, उसको क्रॉसिंग ओवर, उसको वेरिएशन के लिए थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कि हाँ वल्नरेबल रहे इन चीजों के लिए, सिंस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चौथा, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है? इट रेगुलेट्स स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली बेटा जब तक आपके जीन्स कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये सारी एसोसिएटेड चीजें साथ में नहीं हो सकती हैं। क्लियर? तो उसको होना पड़ेगा। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, इट मस्ट गवर्न द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन एज वेल, ठीक है? चलिए, नाउ कमिंग टू जीन्स एंड एंजाइम्स। बेसिकली आप इन जीन्स और एंजाइम्स को एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हो? अभी तो बेटा अपन को पता है हम रिलेट कर सकते हैं, भाई जीन से प्रोटीन बनता है और एंजाइम्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स ही तो होते हैं, और प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो भी अमीनो एसिड होते हैं ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, जीन्स एंड एंजाइम्स, तो ये हमेशा इंटर रिलेटेड होते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और जीन्स आपके प्रोटीन ही तो बनाते हैं जिससे अल्टीमेटली एंजाइम बन जाते हैं, राइट? जो हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था, राइट? चलो, he studied a number of inherited human disorders and found that they are inborn errors of metabolism। यही होता है ना बच्चों, देखो हमने जितने भी ह्यूमन डिसऑर्डर्स पढ़े, हमारा क्या था भैया? या तो एन्यूप्लॉइडी हो गई थी या फिर जीन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, है कि नहीं बच्चों? जीन में गड़बड़ होने का क्या मतलब हो सकता है बेटा? सोचो जरा, जीन आपका प्रोटीन्स बनाता है ना? और वो प्रोटीन्स कैरेक्टर्स के फॉर्म में आगे जाके एक्सप्रेस हो जाता है ना? अब क्या है बेटा, मान लो किसी जीन में कुछ गड़बड़ हो गई, अगर किसी जीन में गड़बड़ हो गई कि हाँ भैया यहाँ पे कबाड़ा हो चला है, ये वर्क नहीं कर रहा है, या एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज, ठीक है? तो व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट? या तो वो जो कैरेक्टर है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है? एक्सप्रेस नहीं होगा अगर, तो ऑब्वियसली बात है बेटा वापस से गड़बड़ हो जाएगी ना इंडिविजुअल में, ठीक है? हम उसको प्रॉपरली वेल डिफाइंड तो नहीं बोल पाएंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म है भाई कुछ भी हो सकता है, हमने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े है ना, हैपेंस, राइट? और अगर मान लो कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाता है, ठीक है, तो भी गड़बड़ है। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन का जो मैकेनिज्म है ये कौन डिसाइड कर रहा है आपका? ये आपके जीन्स से बनने वाले प्रोटीन्स ही तो डिसाइड कर रहे हैं, है ना? तो अगर वहां पे गड़बड़ हो गई तो आगे फॉर्मेशन प्रॉपर देगा, ठीक है, इम्प्रॉपर देगा, सॉरी। सो दीज आर ड्यू टू फेलियर ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम, ठीक है? क्योंकि बेटा अगर जीन डिफेक्टिव तो लाजमी है कि आगे का जो प्रोटीन है और प्रोटीन से फाइनली जो एंजाइम बनेगा जो उसके क्या बोलेंगे यार, उसके एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो ओवरऑल क्या हो गया बेटा? एक्सप्रेशन कबाड़ा हो गया, है ना? चलो, Archibald Garrod, which is the father of biochemical genetics, important, was the first to hint that genes operate through enzymes। इन्होंने सबसे पहले बताया बेटा कि जीन्स जो हैं, भाई हम सब जानते हैं कि ठीक है, मतलब ये बात हमको समझ में आ गई और आज हमको सेंट्रल डोग्मा से भी समझ में आता है, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि हाँ हमारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं बेसिकली, स्ट्रक्चरली, मतलब मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स की चेन्स होते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली, प्राइमरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, है ना, सेकेंडरी, इस प्रकार से, लेकिन होते वही हैं। लेकिन ये चीज हमको पहले नहीं पता था ना,
धीरे धीरे करके पता चला। पहले हमको समझ में आया कि हाँ ठीक है भाई, जीन्स कुछ कुछ हैं, पहले तो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स से आए जीन्स, अब जीन्स के थ्रू हो रहा है भाई, तुम्हारी हेरिडिटी ट्रांसफर हो रही है, कुछ कुछ ऐसा चल रहा है बीच में, है ना। लेकिन एग्जैक्टली उस जीन्स से उस कैरेक्टर में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे हो रहा है, ऐसा क्या वो जीन्स बना रहे हैं या अपने थ्रू फ्लो आउट करवा रहे हैं, या ऐसा क्या हो रहा है कि वो एक कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये चीज आपके गैरॉड ने आपको बताई, ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि बेसिकली भैया जो तुम्हारे जीन्स है ना, वो एक्सप्रेस होने का जरिया बनाते हैं, जब वो खुद से प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जीन्स आपके एंजाइमेटिक फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करते हैं, एंजाइम्स के फॉर्म में, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला हमने जैसे डिसऑर्डर ले लिया एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, यूरिन रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे आगे क्यों है भैया, ठीक है। अब बेटा क्या होता है ना कि जैसे हमने अभी भी पढ़ा कि भाई बेसिकली आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं। इनबॉर्न क्यों बोला बेटा, बिकॉज जेनेटिक लेवल पर हो गया वो, ठीक है, आपके पैदा होने के बाद एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो आपके साथ ही होते हुए आता है, क्योंकि आपके जीन में डिफेक्ट है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर जीन गड़बड़ है तो आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होना है नेचुरली, क्योंकि आपके जीन्स वापस वही बात आती है भाई, प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन से एंजाइम बन रहे हैं, और एंजाइम ही तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं सेल में, है ना बच्चे लोग। इजी सी बात है, ठीक है। तो पहला अपन लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया का। हालांकि बच्चों ये तो अपन सिर्फ एक रीडिंग देख रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, बट स्टिल लेट अस सी। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राउन और ब्लैक कलर ऑफ एक्सपोज्ड यूरिन, ठीक है। एल्केप्टोन्यूरिया में बेटा देखो, यूजुअल यूरिन का जो कलर होता है दैट इज पेल येलो, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट टू पेल येलो, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा लेकिन हाँ लिटिल बिट पेल येलो होता ही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कलर ऑफ यूरिन थोड़ा सा डार्कर साइड पे जाता है, ब्लैक हो जाता है या फिर ब्राउनिश हो जाता है एल्केप्टोन्यूरिया में, है ना। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, अभी डार्क क्यों हो रहा है, देयर इज अ रीजन, है ना। हमारा यूरिन का जो कलर होता है, ठीक है, दैट इज मेंटेन्ड बाय अ पिगमेंट विच इज नोन एज यूरोक्रोम। क्या बोलते हैं उसको, यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब सोचो इसमें डिस्टर्बेंस, तो इसका मतलब आपका यूरिन डार्कर कैसे। सो उन्होंने क्या किया, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू वो इस कंक्लूजन में आए कि भैया ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि किसकी वजह से, रिसेसिव अलील्स की वजह से आ रहा है। रिसेसिव पेयर ऑफ जीन्स के अलील्स ऑब्वियसली, ठीक है, उसकी वजह से आ रहा है। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि मोस्टली क्या होता है ना, ऐसे डिसऑर्डर्स आपके क्या होते हैं, दे आर यूजुअली व्हाट, क्या बोलते हैं, रिसेसिव ही होते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। एल्केप्टॉन और होमोजेनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। क्या इसमें देखो एल्केप्टॉन यूरिया बोला ना, तो एल्केप्टॉन नाम का एक एसिड आपके ह्यूमन बींग्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो इसमें प्रोड्यूस होने लग जाता है। भाई कुछ ना कुछ बेटा अपना एक्स्ट्रा एडिशनल यहां पे होना मांगता है, ठीक है, तभी जाके अपना काम चलता है, ठीक है, तभी जाके तो गड़बड़ होगी इसमें, है ना। सो द एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। देखो यहां पर ये जो एसिड फॉर्म हुआ एक्स्ट्रा एल्केप्टॉन करके, ये किससे फॉर्म हुआ, आपका 2 अमीनो एसिड से, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, ठीक है। तो होमोजेनेटिक acid is oxidized to carbon dioxide in water with the help of alkepton oxidase, ठीक है। इस एसिड को यूजुअली ऑक्सीडाइज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से इनटू एल्केप्टॉन ऑक्सीडेज, इसका कन्वर्जन होता है इसमें, ठीक है। आ गया समझ में। नाउ कमिंग टू वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। क्या बोलता है ये वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस है मतलब बेटा एग्जैक्ट रियलिटी नहीं है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसमें क्या है एग्जैक्टली, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान में रखना इन चीजों को। सबसे पहले बियार्डल एंड टैटम ने 1948 में इसको दिया था। ये क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक जीन जो है इट कंट्रोल्स अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, अ जीन कंट्रोल्स अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ट्रेट थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा और ज्यादा इसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया, और स्टडीज निकाली कि वन जीन वन एंजाइम, यानी कि एक जीन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम बनाएगा, बस। क्या
A gene controls a structural or functional trait थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम एक ही प्रोटीन या एक ही एंजाइम के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी बॉडी में इनके अकॉर्डिंग जितने भी आपके फैक्टर्स या जितने भी आपके फीचर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, उस हर एक के लिए एक 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 अलग अलग जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये बोलता है आपका वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इजी है ना बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, क्विकली हो जाना है अपना फटाफट से, लेकिन ध्यान से सुनो, ओके। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटा लेक्चर को सिंसियरली अटेम्प्ट करना, ठीक है। एंड आई होप दैट यू गाइज आर बीइंग सेंसिबल हियर एज वेल, है ना, माइंडफुल। क्यों? बिकॉज आई कैन गेट दी ऑरा ऑफ माई मिनियंस इवन इफ आई एम नॉट इंटरेक्टिंग विद यू गाइज लाइव, है ना, मुझे फील आ रही है कितने लोग देख रहे हैं, सो प्लीज, ठीक है। चलो चलिए, ऑब्जर्वेशंस। They found that the red eye color of Drosophila melanogaster is controlled by 2 genes, ठीक है। अगेन बेटा ड्रोसोफिला हर जगह बेचारी को घुसा लिया जाता है, क्यों बेटा? बड़ा इजी है, छोटा सा लाइफ स्पैन है इसका, ठीक है, इसको कल्टीवेट करना भी इजी है। कल्चर तो क्या कल्टीवेट करना इजी है, इसको आराम से बेचारी के क्या बोलते हैं, ज्यादा अपन को क्रोमोसोम नंबर भी नहीं देखने मिलता, स्टडीज इजीली हो जाती है। बेचारी बड़ी बड़ी फ्रेंडली सी फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई अपनी, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, रेड आई कलर जो है इसका, ये 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, है ना। इट कॉज्ड द ब्लेंडिंग ऑफ ब्राउन एंड वर्मिलियन पिगमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या किया, यहां पर ब्राउन और वर्मिलियन पिगमेंट्स जो है उसकी ब्लेंडिंग हो गई बच्चों, यहां पे क्या हो गई, एक तरीके की ब्लेंडिंग हो गई, है ना। A piece of larva destined to form vermilion eye can be made to produce red eye color if it is placed in the body cavity of larva having red eye। देखो यहां पे ब्लेंडिंग वाला कुछ कुछ चल रहा था बेटा। इन्होंने क्या कहा कि अगर वर्मिलियन आई वाले को रेड आई वाले के अंदर डाल दिया जाए, उसके लार्वा को उसकी बॉडी कैविटी में डाल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर दे कैन बी मेड टू प्रोड्यूस रेड आई, तो वो भी लाल आंख बनाने लग जाएंगे, ठीक है। रेड आई लार्वा प्रोवाइड्स एंजाइम फॉर ब्राउन कलर, क्योंकि रेड आई लार्वा जो है वो ब्राउन आई कलर के लिए एंजाइम प्रोवाइड करता है, समझ रहे हो तुम? तो देखो यही चीज यहां पर आ गई ना कि यहां पर एक जीन आपका 2 प्रकार के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। देखो रेड आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, सो ब्लेंडिंग हो रही है यहां पे दोनों की, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने बोला भैया दे इरेडिएटेड न्यूरोस्पोरा क्रासा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज याद रखना, न्यूरोस्पोरा क्रासा। इन्होंने क्या किया, एक्सरेज डाली उस पे, इरेडिएट किया एंड ऑब्टेन्ड अ नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स कॉल्ड ऑक्सोट्रॉफ्स, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट किया, बेसिकली अलग कर दिया। न्यूरोस्पोरा क्रासा पे एक्सरेज डाली, उसके बाद काफी सारे न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स, ठीक है। म्यूटेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, म्यूटेंट्स मतलब कि जो कि नॉर्मल से हट के थोड़े अलग से कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन वाले। ऑक्सोट्रॉफ क्या होता है, इट इज अ न्यूट्रिशनल म्यूटेंट जो कि विच इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है बेटा। यूजुअली जो है नॉर्मल जो है वो तो कर लेते हैं, है ना, ये जो म्यूटेंट बना, they are unable to prepare their own metabolites from the raw materials obtained from outside, ठीक है, खुद का कोई भी न्यूट्रिशनल मेटाबोलाइट ये नहीं बना पाते हैं। It cannot live in the natural environment but can be maintained in culture by providing the required metabolites, ठीक है। नेचुरल किसी भी एनवायरमेंट में ये सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसको उन मेटाबोलाइट्स को प्रोवाइड कर दें तो ये मस्त रह लेता है, ठीक है। आ जाओ अब इनके ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा इसमें कुछ करने का है ही नहीं, तो बस तो जो मैं बताती जा रही हूं उनको समझते जाओ, ठीक है। दे फाउंड 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सोट्रॉफ्स रिक्वायरिंग अमीनो एसिड्स। कौन कौन से? 3 तरीके के इनको ऑक्सोट्रॉफ्स मिले, ध्यान रखना ऑक्सोट्रॉफ्स क्या थे, ठीक है। ऑर्निथीन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। द प्रोटोट्रॉफ were found to have amino acids arginine in their body, ठीक है। प्रोटोट्रॉफ्स के अंदर क्या था, अमीनो एसिड था जिसका नाम था आर्जिनिन। सो इट हैज बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनिया ऑफ शुगर ऑफ द मिनरल मीडियम। कहां से सिंथेसाइज हुआ, ये आपका सिंथेसाइज हुआ अमोनिया और शुगर ऑफ द मिनिमल मीडियम, ठीक है। अब प्रोटोट्रॉफ और वाइल्ड टाइप, ठीक है। ऑक्सोट्रॉफ क्या था बेटा, ऑक्सोट्रॉफ और ये रहा ऑक्सोट्रॉफ और न्यूट्रिशनल म्यूटेंट एंड
Prototroph or the wild type is the normal individual which can synthesize all the complex metabolites. बेटा ये जो है ये सारे complex metabolites अपनी growth के लिए जो भी required होते हैं, ठीक है, बाहर से raw materials ले लेगा और ये आराम से synthesize कर सकता है, ठीक है. यहां क्या हो रहा है? It can grow in laboratory on minimal medium consisting of ammonia, sugar, salts and biotin. Okay? तो ये इसको कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. जो हमारा ऑक्सोट्रॉफ है उसको ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि म्यूटेंट है बेटा, ठीक है. वो आउटसाइड से कुछ भी न्यूट्रिशन लेके अपना खुद का मेटाबॉलिज्म कंडक्ट नहीं कर सकता और वो कुछ नहीं कर सकता, बेचारा बड़ा जबरदस्त डिपेंडेंट है. लेकिन हमारा जो रॉ टाइप है, ठीक है ना, प्रोटोट्रॉफ जो है ये कर सकता है, ठीक है. ऑब्जर्वेशंस क्या रहे फाइनली इसके? उन्होंने कहा ऑक्सोट्रॉफ रिक्वायरिंग ऑर्निथीन फॉर इट्स ग्रोथ डज नॉट कंटेन आर्जिनिन एंड डाइज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. ऑक्सोट्रॉफ जो है जिसको रिक्वायर्ड था ऑर्निथीन अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, डज नॉट कंटेन आर्जिनिन एंड इट डाइज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी. ओके, प्रोटीन डेफिशिएंसी थी इस वजह से. When supplied with ornithine, it is found to possess arginine. जब ऑर्निथीन के साथ उसको सप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसको ये पाया गया कि भैया उसके अंदर आर्जिनिन था, ठीक है. ऑक्सोट्रॉफ रिक्वायरिंग सिट्रुलिन possesses ornithine but not arginine. बेटा दिस इज द लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, लेकिन आप इसको जब पढ़ोगे ना ध्यान से और ध्यान से सुनोगे इसके, अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ में तो वेल एंड गुड, तो दिस वुड बी वेरी 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 इजी फॉर यू. कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है. So auxotroph requiring citrulline possess ornithine but not arginine. When citrulline is supplied, the auxotroph comes to have arginine. ठीक है. और जब citrulline finally supply किया गया तो उसमें arginine पाया गया. ठीक है. तो the nutritional mutant requiring arginine contains both ornithine and citrulline. ठीक है. उसमें दोनों की दोनों present थे. So the nutritional mutant requiring arginine contains both ornithine and citrulline. It seems that arginine is synthesized from ammonia and sugar of the minimal medium through at least 3 steps, each requiring its own enzyme. This is an important line. ध्यान से पढ़ना बच्चों, इसको आप एक बार और जब रीड करोगे ना तो आपको आराम से वापस समझ में आ जाएगा. ठीक है. अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत अलग अलग अमीनो एसिड्स के नेम दिए हुए हैं तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है. दिस इज नॉट वेरी कंफ्यूजिंग, बिल्कुल थ्योरेटिकल फिनोमेना है. ठीक है. एक तुमको ये वाला जो यहाँ पे ये पूरा फ्लो चार्ट मैंने दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना. अमोनिया और शुगर जब मिलाया, इसका जब रिएक्शन करवाया, एंजाइम ए म्यूटेशन हुआ, देखो सी, ऑर्निथीन बना. ठीक है. फिर एंजाइम बी सेकेंड म्यूटेशन हुआ, सिट्रुलिन बना. उसके बाद एंजाइम सी इसमें ऐड हुआ तो म्यूटेशन ए और फाइनली आर्जिनिन फॉर्म हो गया. ठीक है. Beadle and Tatum resonated that defective enzymes are due to, this line is very important. तो defective enzymes are due to defective और mutant genes, यही तो उन्होंने उससे पूरा कंसिडर किया. ठीक है. Hence genes express their effect by controlling the synthesis of enzymes. Very important. ठीक है. जीन्स जो हैं अपना जितना भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जो कुछ भी वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, ये किसके थ्रू दे रहे हैं, किसकी वजह से दे रहे हैं, दे एक्चुअली आर कंट्रोलिंग दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है. सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, जीन्स अफेक्ट बाय कंट्रोलिंग सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम्स, ये अपने एंजाइम्स का सिंथेसिस के थ्रू, ओके, ये सारे एक्सप्रेशंस को वो रेगुलेट कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें यहां से प्रूव हो जाती हैं. हालांकि अब तो बच्चों अपन सबको सब पता ही है, बट ठीक है, हमको इनके एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू भी जाना है ना. In 1948, Beadle and Tatum proposed that a gene controls the synthesis of one enzyme. ठीक है. 1948 में इन्होंने ये दिया और इनको नोबेल प्राइज भी रिवॉर्ड किया गया 1958 में इस चीज के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन यस ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हालांकि इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स प्रेजेंट हैं, होंगे बच्चों, है ना. आगे देख लेते हैं क्या ड्रॉबैक्स है. देखो, all genes do not produce enzymes on their components. Yes, सारे जीन्स थोड़ी एक्सप्रेस करते हैं बेटा. मैंने तुमको स्टार्टिंग में भी बताया था, हर सेल के अंदर हर एंजाइम एक्सप्रेस हो, हर एक जीन एक्सप्रेस हो, मतलब ओवरऑल जरूरी नहीं है. सम ऑफ देम कंट्रोल अदर जीन्स एज वेल. हम लोग पढ़े हैं बेटा इसके बारे में, जेनेटिक्स में है कि नहीं. ठीक है. तो कुछ हो सकता है कि कुछ दूसरे जीन्स को भी कंट्रोल करें. दिस विल हैपन बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट थ्योरी, राइट. बहुत सारे एक्सेप्शंस हम लोग जेनेटिक्स में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है. एंजाइम्स जनरली प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सम आरएनएज आल्सो एग्जिबिट एंजाइम एक्टिविटी.
ठीक है। कुछ आरएनए भी होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और एक प्रोटीन या एंजाइम के अंदर एक या उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। मोर टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी प्रेजेंट, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। तो हम इसको थ्योरी को कंप्लीटली ओके नहीं बोल सकते, इट वाज समवट लाइक फाइन, बट यस आज हमको पता है कि ये चीज नहीं है। उसके बाद फाइनली आती है वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक रहा कि हाँ भाई ठीक है ना, कि ये थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक साउंड कर रहा था। सो आया फाइनली वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। सो वन जीन वन एंजाइम वाले हाइपोथेसिस के काफी ड्रॉबैक्स थे, तो फाइनली ये आया, ठीक है। Anoski et al. 1965 found that enzyme tryptophan synthetase of bacterium Escherichia coli consists of two separate polypeptides। देखो है ना, एक एंजाइम है लेकिन उसके दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। कुछ भी हो सकता है बेटा, हीमोग्लोबिन के भी होते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं इंसुलिन में भी होते हैं। तो बेटा क्या होता है, अलग अलग चेन्स होती है ना, ठीक है, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो ये इन्होंने यही कहा एस्चेरिचिया कोलाई में, इन्होंने ये देखा कि भाई एक एंजाइम है ट्रिप्टोफाइटन सिंथेटेज, ठीक है। उसमें दो सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स थे, क्या, पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी, अल्फा और बीटा टाइप के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको डाउट हुआ कि यार ये वाला जो हाइपोथेसिस था वन जीन वन एंजाइम, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सिंथेसिस ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड्स इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स, है ना। अब ये दोनों ही हालांकि एक ही स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं, ठीक है एक ही एंजाइम के कंपोनेंट, दो अलग अलग चेन्स प्रेजेंट है, दो अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है उसके, जो कि एक एंजाइम बना रहा है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग जीन्स ने सिंथेसाइज किया हुआ है। क्या क्या, TRP1 TRPB, ए एंड बी, या ट्रिप 1 या ट्रिप ए या ट्रिप बी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। Change in any of the two genes causes inactivation of tryptophan synthetase through non-synthesis of alpha और beta polypeptide। अगर इन दोनों ही जीन्स में जरा सा भी कुछ भी चेंज हुआ तो वो एंजाइम ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा। क्यों? बिकॉज भाई वो तो दोनों से मिलके बना है ना, ठीक है, और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग जीन से आ रहा है। हमने वन जीन वन एंजाइम वाले में क्या देखा था कि भाई ठीक है, अगर एक सिंगल भी है तो भी वो सिंगल जो है वही बनाता है, सारे को एक्सप्रेशन देगा, ठीक है। इन्होंने प्रूफ कर दिया इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइम दो अलग अलग जीन्स की हेल्प से बना हुआ है, तो अगर किसी एक जीन में भी गड़बड़ हुई तो वो एक्सप्रेशन नहीं शो करेगा, वो एंजाइम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। Inactivation of enzyme stops the synthesis of tryptophan from indole 3-glyphosate and serine, ठीक है। Therefore, one gene one enzyme hypothesis was changed to one gene one polypeptide hypothesis, किसमें, 1953 में फाइनली उसको चेंज कर दिया गया। और वो क्या बताता है, दैट अ स्ट्रक्चरल जीन स्पेसिफाइज द सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। एक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड से लिंक कर दिया गया बेटा उसको, ठीक है। एक पॉलीपेप्टाइड यानी कि सिंगल चेन से आपका लिंक कर दिया गया, स्ट्रक्चरली मतलब उसको लिंक कर दिया गया कि भाई पूरे को आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो एक एंजाइम मल्टीपल जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से फॉर्म हो रहा हो, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, नाउ अ सिमिलर सिचुएशन फाउंड इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जिसकी हमने बात किया था, ठीक है। उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है कि नहीं, है ना। 4 पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब बेटा, मल्टीपल पेप्टाइड्स की चेन्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स की चेन होती है। सो 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है ना। Synthesis of 2 types of polypeptides is controlled by 2 different genes situated on different chromosomes। और ये दोनों ही जो पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, किस प्रकार से बनती है, इसका सिंथेसिस होता है 2 डिफरेंट जीन से जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड ज्यादा फिट बैठ रहा था इस चीज पे, क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन पे। आपको ये पार्ट भी पता होना बहुत जरूरी है। Early work on mutations suggested that gene is shortest part of chromosome which can undergo mutation, ठीक है। However, mutation can occur even in single nucleotide। हालांकि म्यूटेशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है बेटा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या मतलब, एक न्यूक्लियोटाइड जो हमने पढ़ा था जिसमें एक शुगर है अपने पास, एक फोस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि भाई म्यूटेशन के लिए तुमको पूरा का पूरा जीन चाहिए, नहीं, हो सकता है वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में भी हो। सो इट वाज फाउंड दैट हेरिडिटी मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज डीएनए। ये तो हमको पता चल गया। सो जीन वाज कंसिडर्ड टू बी अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। चलो बेसिक सा लाइन था, ये चीज हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं।
सिस्ट्रॉन is a segment of DNA consisting of, this is very important, सिस्ट्रॉन बेसिकली होता क्या है? जीन का तो अपन को पता चल गया कि भैया सेगमेंट है डीएनए का, है ना? सिस्ट्रॉन क्या होता है? स्ट्रेच ऑफ बेस सीक्वेंसेस दैट कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, दिस इज आरआरएनए, ठीक है बेटा? सो ये होता है आपका सिस्ट्रॉन, क्या? स्ट्रेच ऑफ बेस सीक्वेंसेस दैट कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ऐसे बेस सीक्वेंसेस का एक स्ट्रेच बेसिकली जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। अब वो पॉलीपेप्टाइड चेन जहां से बन रही है, ठीक है, जिन बेसिस की वजह से बन रही है, किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम की वो हो सकती है, उसका एक पार्ट हो सकती है, उसको आप एक सिस्ट्रॉन बोल देते हो यहां पे, ठीक है? It can perform any specific function in connection with transcription, including controlling the function of the other cistrons. Operon model of gene action, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? सेम, तो बेटा यही चीज इसमें बताई गई है कि ये ट्रांसक्रिप्शन, कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ अदर सिस्ट्रॉन्स, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सिस्ट्रॉन और जीन में बस यही फर्क होता है। सिस्ट्रॉन को आप एक सेगमेंट बोल देते हो जीन का, और इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंस बोलते हैं जो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, स्पेशली पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है, दैट्स इट, ठीक है ना? Anoski et al. Found that a gene specifies only a single polypeptide. DNA not only specifies the synthesis of polypeptides through mRNAs, but it also synthesizes other RNA, ठीक है? डीएनए का यही होता है बेटा कि ये डेफिनेटली एमआरएनए भी प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस इससे होगा, लेकिन इसके अलावा द टर्म जीन इज नाउ बट ये दूसरे आरएनएस को भी सिंथेसाइज करता है। Therefore, the term gene is nowadays being replaced by cistron. तो इसलिए आजकल हम सिस्ट्रॉन को बोलते हैं ना कि ज्यादा थोड़े एक क्या कहते हैं उसको, थोड़ा और प्रिसाइजली हम लोग उसको बोल देते हैं जीन को, कि अब हम लोग जीन पे भी ना आके उसकी भी एक छोटी यूनिट पर आ गए जो और ज्यादा स्पेसिफिक हो गई है, ठीक है? उसको हमने कहा सिस्ट्रॉन, ठीक है? चलो बच्चों, तो ये आपका सेशन आज का फिनिश होता है। बहुत छोटू सा पार्ट था और बहुत ही इजी था, एंड आई एम वेरी श्योर बच्चों इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं आपको, है ना? इजी से कॉन्सेप्ट थे यार, ठीक है? सो यस, वी आर डन विद दिस पार्ट, एंड नाउ आई रियली होप बच्चों दैट दिस वुड हेल्प यू गाइस, है ना? बिल्कुल भी मिस नहीं करना ये पार्ट, क्योंकि ठीक है थोड़ा सा हटके पार्ट है, पर बेटा जीन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, वन जीन वन हाइपोथेसिस, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, किसने दिया, कौन से ईयर में दिया, नोबेल अवार्ड कब मिला, ये सारी चीजों पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू हैव टू नो दैट। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जब मैं लाइव आऊंगी, है ना? आई विल सी टू इट, जिस जो कमेंट करके बताएगा कि हाँ मैम वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड इट, ऑलराइट मिनियंस? सो प्लीज बी वेरी सिंसियर अबाउट योर स्टडीज। बेटा एग्जाम आ गए, अब तो कर लो यार, महीना भरी बचा है ना? हो गया दिवाली का भी जश्न बढ़िया खासा है। चलो, सो बेटा कमिंग टू प्लस, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम। अगर आप प्लस पर आना चाहते हो बेटा, प्लस इज समथिंग जो कि बहुत मिनिमल है, ट्रस्ट मी। मतलब अगर आप जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को देखते हो या ऑनलाइन में भी देखते हो, इट्स लाइक आई वुड बी लाइक वेरी जेन्युइन विद दिस पार्ट। प्लस पे अगर आप आते हो ना, तो मतलब तुम ये मान लो, वो बोलते हैं ना कि यार कोई चीज आपको कुछ ज्यादा ही अबंडेंटली ईज में दे दिया गया है, ठीक है? वो चीज है आपके लिए प्लस। क्यों? बिकॉज अनअकैडमी योर जस्ट वांट्स कि भाई उनके सारे के सारे बच्चे जो हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो भी बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब बेटा देखो, थोड़ा बहुत मिनिमल तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ आपको पे दे रही है तो वो लेंगे ही सही, ठीक है? बिकॉज आपके लिए क्वालिटी भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। बट वी विल मेक श्योर, ये चीज एक अलग चीज है कि वो चीज हर उस बच्चे को प्रोवाइड हो जो कि बहुत बहुत ज्यादा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? सो प्लस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत मिनिमल प्राइसेस में बच्चों, जिसमें आप क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हो। जिन एजुकेटर्स से आप पढ़ने का सपना देखते हो, आपको लगता है नहीं यार ये बहुत शानदार है, वो सारे ही एजुकेटर्स अनअकैडमी पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। कोटा के टॉप एजुकेटर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है? सुबह से शाम प्लस पर क्लासेस चलती हैं, जैसे आपकी यूट्यूब पे चलती हैं। वहां पर फर्क ये है, आपको फिर YouTube पे आने की जरूरत नहीं है, आपका टू वे इंटरेक्शन होता है अपने एजुकेटर से। जैसे आप क्लासेस में पढ़ते हैं ना, रेजर हैंड का फीचर होता है, अगर आपको कोई डाउट है आप बोल के उनसे डाउट्स पूछ सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो लाइव क्लास में कि भैया ये चीज डाउट ले लो, या इस प्रकार से, ठीक है? आस्क डाउट फीचर तो है ही, लेकिन दीज क्लासेस आर वेरी मच इंटरेक्टिव, कोई लैग नहीं, नथिंग। प्लस 10 से 15 बच्चों का सेपरेट बैच, आपका होमवर्क सेपरेट, रेगुलर टेस्ट,
सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सम ऑफ द अदर थिंग कीप्स ऑन गेटिंग हियर। ओके बच्चों, सो आपको यूट्यूब पे नहीं आना, इतना ज्यादा जो यहाँ पे क्या बोलते हैं भसड़ हो जाती है ना कि यूट्यूब पर यार इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, कहाँ जाओ किधर जाओ। आप प्लस पे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे बेटा, तो आपके लिए वो एक डिफरेंट पूरा डायरेक्टली प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डायरेक्टेड प्लेटफॉर्म है जो प्रॉपरली डिजाइंड किया गया है आपके लिए, ठीक है। अच्छी मेंटरशिप, अच्छे एजुकेटर्स के साथ पढ़ना एक अलग बात होती है बच्चों, है ना। सो अपनी पढ़ाई के लिए अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, उसमें भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस मेरा कोड याद रखना गीत10। आप कितने भी मंथ्स का पैकेज यहाँ पे ऑप्ट करते हैं, ठीक है, जितने मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ऑप्ट करते हैं आपको सब पे 10% डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड से, गीत10। ऑलराइट, सपोज तुमको चाहिए कि नहीं यार मेरे लिए 9 मंथ्स बहुत है, मुझे बस टर्म 2 तक का भी देखना है क्योंकि टर्म 2 आ रहा है और टर्म 1 टर्म 2 दोनों के ही इस बार इक्वल वेटेज है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हो कि यार यूट्यूब पर मेंटी क्विज़ेस वगैरह के अलावा हमको जो है अलग से होमवर्क मिले, हमारी टेस्ट सीरीज चले, सब कुछ जो हमारी अच्छे से प्रिपरेशन करवा दे, वेरी हाई लेवल, है ना। तो आपको ये चीज ऑप्ट जरूर करनी है। रिमेंबर, ये है जस्ट 13,000 फॉर 9 मंथ्स, इसमें से भी आपको 10% जो है वो डिडक्ट हो जाता है बच्चों। सो जस्ट इमेजिन कि आप इन 9 मंथ्स में जितने भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं प्लस पे, जितने भी बैचेस हैं, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हो। उन सभी के नोट्स अपने पास जो इतने स्पेसिफिक हैं, जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जो टेलीग्राम पे भी शेयर नहीं होते, स्पेशली प्लस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी कीप ऑन इंसिस्टिंग, एक्चुअली गाइडिंग यू टू द बेस्ट। बच्चों इंसिस्ट भी क्या करना है ना, बिकॉज दिस इज एक्चुअली वर्थ इट, वो आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, आपके लर्नर्स ऐप पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी अबाउट हाउ टू गो अहेड विद दैट पार्ट, और ये भी मैंने बता दिया, अनअकैडमी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आपको नो कॉस्ट ईएमआई में पड़ता है, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हो। ज्यादा मंथ्स के लिए जाओगे तो आपको बेटर रहता है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको कोई पर्सनल मेंटर गाइड करे हर चीज के लिए, ठीक है, तो वो चीज आप क्या करोगे, उसमें आपको लेना पड़ेगा आइकॉनिक। एंड आई वुड सजेस्ट बेटा, आइकॉनिक इज समथिंग विच इज लाइक अ बूम। ओके, डेफिनेटली प्लस से थोड़ा सा ये महंगा होता है, बिकॉज रीजन है ना बच्चों, एक अलग मेंटर जिसने ऑलरेडी इतने बच्चों को गाइड किया है, जिनको सब पता है किस बच्चे के साथ कैसे गाइड करना है। सपोज कोई है जिसको अलग वे से गाइड करना है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना, तो दे हैव मेंटर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स दैट नाउ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद दे नो कि किसको कैसे गाइड करना है। वो आपको आपके स्टडी प्लानर्स, आपके टेस्ट में एक इंप्रूवमेंट अपने आप दिख जाता है बेटा व्हेन इट कम्स टू आइकॉनिक, ठीक है। तो इसमें एक पेरेंट कनेक्ट और एक पर्सनल मेंटर आपको अलग से मिलते हैं, जो आपके लाइव डाउट सॉल्व करते हैं, अलग से स्टडी प्लानर्स आपके होते हैं। सो इट्स लाइक एक अच्छा खासा एक फैमिलियल डिस्कशन टाइप चलता रहता है आपके पेरेंट्स के बीच में और आपके पर्सनल मेंटर के बीच में, तो बड़ा प्यारा सा वो बन जाता है, ठीक है। अगर इसमें भी आप चाहते हो कि मैम बहुत ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, यू कैन गो फॉर 3 मंथ्स, और जितने मंथ्स तुम लोग लेना चाहो यार बेस्ट है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाता है यहाँ पे। गीत10 मेरा कोड है, आप याद रख सकते हैं। कितने भी मंथ्स का आप परचेज करते हैं आपको 10% डिस्काउंट इससे हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक टू दिस चैनल अनअकैडमी स्कॉलर्स। प्लीज नोट, दिस इज नॉट अनअकैडमी 11, 12 और एनी ऑफ द सिस्टर चैनल्स ऑफ अनअकैडमी, दिस इज स्कॉलर्स। तो अगर आपको ऐसे ही बायो फील करते हुए पढ़ना है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो नोट्स सारे मेरे सेशंस डिटेल्स यहां पर आती हैं। डू ज्वाइन दिस, ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी हिट कर देना बेटा। रेगुलरली आके ना बायो के सेशंस के लिए बेल आइकन हिट कर लिया करो, रिमाइंडर सेट कर लिया करो। 4 to 5 PM आप लोग जानते हो मेरे सेशंस रेगुलरली होते हैं फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली। ये तो फिक्स टाइम है, बाकी रात को 9 से 10, 10 से 11 कभी कभी मैं आपके लिए मेंटी क्विज़ेस, जो योद्धा हमारा सीरीज चल रहा है, बिकॉज प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, है ना, तो हम लोग जरूर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बेटा डू रिमेंबर दिस पार्ट कि भैया इमर्ज जो है वो तो आपने देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इमर्ज नहीं छोड़ना कभी भी, है ना। क्यों? प्रैक्टिस चाहिए हमें शानदार। फ्री वीकली मॉक टेस्ट है, आपको पे कुछ नहीं करना इसके लिए, सिंपल सी बात है, एनरोल करते चले जाओ। और बेस्ट पार्ट है बेटा कि एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपने जैसा भी परफॉर्म किया है, आपका कहाँ क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सब आपको पता चल जाता है। दिस इज अलाइंड विद द लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस। उसके अलावा वीडियो सोल्यूशंस आपको मिल ही जाते हैं। तो ये तो 3 तो बेस्ट पार्ट है इसके, ठीक है। डेफिनेटली फ्री है, और अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रेज भी किया जाएगा, ठीक है। आपको अनअकैडमी के सारे चैनल्स पर फीचर किया जाएगा, और आपको ऑल इंडिया रैंक तो रिवॉर्ड होती ही है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कंटेंट वीडियो में इररिलेवेंट लगता है तो देयर इज अ लिंक टू बग्स बाउंटी विच इज एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी फॉर इट्स लर्नर्स। आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं उस लिंक पे जाकर, ठीक है। एंड इफ यू आर द वेरी फर्स्ट वन टू रिपोर्ट इट, यू आर लाइकली टू गेट रिवॉर्डेड एज वेल, बट प्लीज मेक श्योर दैट योर क्लेम इज वेरी मच ऑथेंटिक। स्पेलिंग एरर, राइटिंग, इसकी वजह से नहीं, ठीक है।
क्विज कैसे ज्वाइन करोगे मैं फटाफट बता देती हूं। सबसे पहले तो बेटा लर्नर्स ऐप आपके पास डाउनलोडेड होना बहुत जरूरी है। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप, ये लर्नर्स ऐप जो होता है इससे आपको स्पेशल क्लासेस और बहुत सारी फ्री ऐसी फीचर्स हैं बच्चों के लिए जो एक्सेसिबल है, नॉट ओनली फॉर प्लस और आइकॉनिक स्टूडेंट्स बट फॉर ऑल द रेगुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लर्नर्स ऐप आप डाउनलोड जरूर करके रखिए अपने पास। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने स्टेप 2 रहता है बेटा लॉग इन करना। ठीक है, इन द ऐप एंड सेलेक्ट गोल, अपना गोल जो भी तुम्हारा है, सीबीएसई 11 12 नीट और वट एवर इट इज, जेई आईआईटी वट एवर इट इज। ठीक है, स्टेप 3 पे जाओगे, मेन्यू बटन पे जाना, टॉप लेफ्ट पर कॉर्नर पर, वहां पे प्लस का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको सेलेक्ट करना। वहां पर लेबल टेस्ट में जाओगे आप, टैब में बॉटम पे जाइएगा, उसके बाद ज्वाइन क्विज एंड एंटर द कोड। ठीक है, क्या GEET10, इसको हमेशा ध्यान रखना बेटा। दिस इज अ कोड विच इज लाइक यूनिवर्सल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए, हर एक चीज के लिए आप इसको कोड को यूज कर सकते हैं। और स्पेशल क्लासेस जब भी आपकी होती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो बेटा, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्पेशल क्लास, बिकॉज ऐप पे क्लासेस होती हैं, आपको माहौल भी पता चलता है कि प्लस में कितना ज्यादा मजा आता है। ठीक है, फ्री क्लासेस हैं आपके लिए, जरूर इनको ज्वाइन किया करो। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वांट टू ज्वाइन माय स्पेशल क्लासेस, सिंस ये 1 महीना हम शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस व्हिच इज वेरी मच मैंडेटरी, तो देयर इज अ लिंक टू माय अनअकैडमी प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, गो एंड फॉलो देम। और आपकी सेशंस के लिए हमेशा वहां पे मैं स्पेशल क्लासेस अलाइन रखती हूँ, जिसमें हर वेडनेसडे को तो होती ही होती है, वो तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, वो पूरे वीक की सबसे स्पेशल सेशंस होते हैं। ठीक है, वहां पे आप लाइव इंटरेक्शन करते हो अपने टीचर्स के साथ, बड़ा शानदार सा होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछो, इमोजीज भेजो, लैग बिल्कुल नहीं होता यूट्यूब जैसे। ठीक है, लास्टली थैंक यू सो मच बच्चों, आई रियली होप दैट ये सेशन आपको हेल्प करेगा। सिंसियर रहना खुद के साथ, डजंट मैटर आपके टीचर ऑनलाइन लाइव इस समय है कि नहीं है। ठीक है, लाइव ऑनलाइन है कि नहीं है, डजंट मैटर, इवन इफ इट इज अ प्रीमियर वीडियो, प्लीज बी वेरी सिंसियर विद योरसेल्व्स। ठीक है बच्चों, है ना, आपका नुकसान ना हो, आपका टॉपिक जल्दी जल्दी हो जाए, इसीलिए आई गिवन दिस वीडियो एज अ प्रीमियर, सो दैट थोड़ा बहुत टाइम निकाल के पढ़ लेना यार बच्चों, है ना। ठीक है, बेल आइकन जरूर हिट कर देना, लाइक भी करना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है नहीं यार मजा आ रहा है बायो में यहाँ पर, तो बेटा इस चैनल को शेयर करते जाओ। शेयर कैसे करोगे, मेरी वीडियोस को शेयर करके, हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए, बिकॉज आज भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि यार इतना अमेजिंग एजुकेशन ऑनलाइन मिल सकता है। ठीक है बच्चों, यस, आज भी नहीं पता है बच्चों को, है ना। डू इट बच्चों, दिस वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो। ठीक है, एटलीस्ट घर रह के वो एक क्वालिटी एजुकेशन जरूर पा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो डू थिंक अबाउट प्लस एंड आइकॉनिक बच्चों, अपने फ्यूचर के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो इफ यू हैव फेथ ऑन मी, गो फॉर इट। ओके, एंड यस, लेट्स क्रैक इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।